होता है सत्ता पे काबिज होने के लिए कि आप जातिगत आंकड़ा तैयार कर लीजिए और उसके बाद तुष्टिकरण के एक समुदाय का वोट ले लीजिए और उसके बाद उस राज्य में जिस जाति की सबसे अधिक संख्या है उसका एक नेता उभर कर आएगा और तुष्टिकरण के वोट के साथ उस जाति के हिंदू के किसी एक जाति का वोट को क्लब कर देगा और उसके बाद शासन करेगा। फिर इस देश में इसीलिए 70 साल तक इस देश में घर घर बिजली नहीं पहुंच पाई। इस देश की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक अपने शौच को पेट में दबाए रखी और उसके बाद रात आने का इंतजार किया, फिर नदी के किनारे जाकर के शौच करती रही और फिर उसके बाद वहां बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आई और इस तरह की पीड़ाएं होती रही। ये चीजें दिखाती है कि हमारे देश में क्या कुछ हुआ, लेकिन पूरा खलियर खैराती गैंग, मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता का असल सवाल ये था, पत्रकारिता की जिम्मेदारी थी सत्ता के खिलाफ स्टोरी करने की और उसे करना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोल रही है, केरल के फलाना गांव में आज तक बिजली नहीं मिली, बिहार के फलाना गांव में आज तक शौचालय नहीं हुआ, यह जिम्मेदारी मीडिया की थी। लेकिन आप चूंकि इस मामले में फेल होंगे तो आपने जाति का आधार पर तोड़ने की कोशिश की। तो अब आपके खिलाफ अगला एजेंडा उत्तर प्रदेश इसलिए होगा कि उत्तर प्रदेश से यदि योगी के खिलाफ आप षड्यंत्र कर लिए तो अगली बार 2024 में आप इन षड्यंत्रकारियों के बहुत आसानी से शिकार हो जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको इसीलिए मैंने चारों चीजों को समझाने की कोशिश की कि कैसे, क्या ये सामान्य चीजें थी, क्या ये बिल्कुल सामान्य हुआ कि प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र को संबोधित किया और उसके अगले ही दिन महाराष्ट्र की महाअघाड़ी की तीनों पार्टी दिल्ली घुटने टेकने के लिए आ गई। क्या इससे पहले कभी तीनों पार्टी को आपने देखा था प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेकते हुए? क्या अखिलेश ने यूं ही एकाएक कह दिया आज की हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लेने की बात कर रहे थे, हम तो सरकार की वैक्सीन लेंगे? इतने दिन से अखिलेश ये क्यों नहीं बोला? केजरी की चुप्पी किस बात की रही? और कांग्रेस की तिलमिला, चूंकि कांग्रेस इस तरह से घुटने के बल नहीं आ सकती है, उसे कुछ दिखावा भी करना पड़ता है, वो अपने वजूद को मिटा रही है, ये खेल भी कर रही है। लेकिन इन पूरी चीजों को समझने के बाद अब थोड़ा सा दूसरे पक्ष पे आइए। आए तो तीनों पार्टी, लेकिन चुपके से दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने तो महाअघाड़ी की तीनों पार्टी आई। उद्धव ठाकरे भी आए, शरद पवार के भतीजे अजित पवार भी आए और कांग्रेस के अशोक चौहान भी आए। ये तीनों पार्टी ये एका दिखाने के लिए आए और ये मैसेज देने के लिए कि हम एक साथ हैं। क्या प्रधानमंत्री के साथ ये आना, एक साथ इनका आना, क्या सिर्फ ये था कि मराठा आरक्षण पे बात करने आ रहे थे, या संकेत कुछ और था? क्या संकेत ये था कि हम महाराष्ट्र में टूटे नहीं हैं, एक हैं, या उससे भी आगे था? अब इस बात को समझिए कि तीनों पार्टी के मिलने के बाद उद्धव ठाकरे अकेले से प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों मिले, और जब अकेले में मिले तो जब उनसे सवाल किया गया कि आप प्रधानमंत्री से मिले, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, तो कहने लगे कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारा उनसे बहुत पुराना नाता है, पीएम के साथ हमारा नाता बहुत पुराना है, और यदि ये व्यक्तिगत मुलाकात थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। अब इस बात को समझिए कि कह रहे कि मेरा उनसे पुराना नाता था और उसी के नाते के तहत हम इनसे मिले। पुराना नाता था, इतने दिन क्यों नहीं मुलाकात हुई? क्या शरद पवार की ये प्लानिंग थी ये दिखाने की कि जाओ वहां सरकार गिर जाएगी अब, क्योंकि अब मोदी मजबूत हो गया, कल के भाषण से एकाएक देश भर में एक बड़ा बदलाव आ गया है, प्रधानमंत्री के राष्ट्र के संबोधन के बाद से पूरे क्षेत्रीय छत्रपों की हवा निकाल दी है, पूरे देश के खिलाफ पीएम ने अराजकता की हवा निकाल दी है, खरिहर खैरातियों को नंगा कर दिया है प्रधानमंत्री ने, तो अब हो सकता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। आपस में लड़ना तो ठीक है, लेकिन यदि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, इस सरकार गिर जाएगी, इस आधार पे कि फेल्योर हो गई सरकार, इस आधार पे कि जनता कन्विंस हो गई है कि कैसे महाराष्ट्र में अराजक स्थिति हुई, महाराष्ट्र में क्यों इतने लोग मरे, इसके लिए महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार जिम्मेदार है। आपस में लड़ते लोग, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मुंह फूला फुली है। बिहार में कहते हैं मुंह फूला फुली होना मतलब एक दूसरे से नाराज होना, अलग रहना। तो शरद पवार के बारे में मराठा अखबार, वहां मराठी अखबार छाप रहा है कि पवार अब उद्धव ठाकरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक बार पवार का फोन नहीं उठाया तो पवार अब उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। और लगातार दांव पवार चल रहे हैं कि उनके अनिल देशमुख गृह मंत्री का एक तरह से वध किया है उद्धव ठाकरे ने, उसे बचाया नहीं है, तो जब तक उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से तबाह नहीं कर देंगे, इसीलिए अनिल परब वहां के जो परिवहन मंत्री है उसकी हवा निकाल दी गई और उन्हें जेल भेजने की तैयारी खुद शरद पवार कर रहे हैं।
तो क्या शरद पवार जो गेम कर रहे हैं उसमें आपस में टकराने के साथ साथ जब उससे बड़ा भय हो गया कि महाराष्ट्र में सरकार जा सकती है, ये दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जब षड्यंत्र एक दूसरे के खिलाफ हो तो हर कोई एक दूसरे से डरा रहता है। पवार की दांव से क्या उद्धव एकदम डरे हुए हैं? उद्धव ठाकरे ने मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से क्यों की अकेले, और उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात से शरद पवार की बेचैनी बढ़ गई है? क्या उद्धव ठाकरे अब शरद पवार से बड़े राजनीतिक हो गए हैं? इस मुलाकात के बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि हम कोई नवाज शरीफ से थोड़ी मिलने गए थे, हम कोई परवेज मुशर्रफ से थोड़ी मिलने गए थे, प्रधानमंत्री के साथ मेरा तो पुराना रिश्ता है, तो हम उसी रिश्ते के तहत मिलने गए थे। तो बबुआ, ये पहले क्यों नहीं मिलने गए थे? अब इस प्रकरण को समझिए कि क्या एकाएक ये सब के सब एकाएक 24 घंटे के अंदर जो बदलाव हुआ है उसके क्या मायने हैं। तब आपको समझ में जरा सा इस वीडियो का मतलब भी आएगा कि क्यों प्रधानमंत्री ने 21 तारीख की आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी अब इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें एकदम से स्पष्ट हो गई होगी कि दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कल का जो राष्ट्र का संबोधन था वो पिछले लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा दांव था कि चूंकि देश 1 साल सवा साल से एक भारी विपदा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को इन सब खैरातियों, इन सब बेईमानों, अराजक तत्वों के ऊपर हमला करने का अवसर नहीं मिला। क्योंकि इससे ऐसा हो जाता है कि लगता है कि आप विपदा में भी यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार को इसी आपदा ने, इसी विपदा ने जीवन दान दिया है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर पूरा सिनेरियो बदल गया, इस देश की तमाम चीजें बदल गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की महाअघाड़ी की तीनों पार्टी का कल के बाद एकाएक आज प्राइम मिनिस्टर से समय मांगना और प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें दे देना, इसे समझिए ऐसे कि कल प्राइम मिनिस्टर के राष्ट्र के संबोधन के बाद इन्होंने आज समय मांगा आज के लिए और प्रधानमंत्री ने दे भी दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि इससे मैसेज क्या जाएगा। इतने दिनों में, सवा साल में सरकार है, इस अघाड़ी की तीनों टीम ने कभी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी क्या? और मराठा आरक्षण में उद्धव ठाकरे का क्या हित जाता है? ये तो बहुत अच्छा है कि शरद पवार की पॉलिटिक्स इसमें पिट रही थी, लेकिन बड़े दांव पे से तीनों में से किसी ने इस बात को नहीं कहा कि हम मराठा आरक्षण पे भी मिलने आए थे। दरअसल ये दबाव बनाने की तैयारी थी, ये दिखाने की तैयारी थी कि हम तीनों एक हैं, गलती से हमें गिरा मत देना। ये दांव तो था, लेकिन आपस में इन लोगों की एक दूसरे को, कहते हैं ना कि जो चोर होते हैं वो दिखाने की कोशिश तो करते हैं कि हम एक हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को काट रहे होते हैं। तो शरद पवार अमित शाह से मिल लिए चुपके चुपके से। तो उद्धव ठाकरे को लगा कि यदि हमारी सरकार गई
तो ना सिर्फ सरकार जाएगी, पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस दौरान यदि किसी पार्टी ने सब कुछ खोया है तो वो उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने खोया। उसने अपना बेस खो दिया, उसने चरित्र खो दिया, उसने अपना साख खो दिया, उसने अपनी पहचान खो दी। और जिस ढंग से लगातार इस तिकरमबाजी में संजय राउत की स्थिति हो गई है, ये चीजें अब साफ हो गई है कि इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ यदि खोया है तो उद्धव ठाकरे ने खोया है। यदि सरकार वहां गिरती है तो सिर्फ ये नहीं कि कोई तो विपक्ष बन जाएगा, उद्धव ठाकरे की स्थिति वहां से शिवसेना की खात्मे की स्थिति बनती जा रही है। उद्धव ठाकरे को परेशानी इसी बात को लेकर के था, वरना उद्धव कभी नहीं कहते कि हमारा उनसे पुराना रिश्ता है। ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, एक लाइन की बात थी, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा उनसे मिलना बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन ये कहना कि मेरा उनसे पुराना रिश्ता है, इसी में खाज है, और ये खाज शरद पवार को बेचैन कर देगा। वो लौट के महाराष्ट्र जाएंगे, शरद पवार अब अगला दांव खेलेंगे। तो इसीलिए समझिए कि एक राष्ट्र के संबोधन से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहां पांव रख दिया कि 24 घंटे में आपको इतना बड़ा बदलाव देखा। इसी विश्लेषण के साथ मैं इस बात को अब यहीं खत्म कर रहा हूं।